अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैज़ान अहमद बट। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करते हैं अदालत उज़्मा में होने वाली आज सुनाया जाएगा। पंजाब और केपी इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। कौम की हाजिर सियासी जमातें इंतखाबात पर मिलकर बैठें। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आईनी मशीनरी मौजूद है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ने सिक्योरिटी मामलात पर सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इंतखाबात केस का आगाज ही एतराज से हुआ। अटार्नी जनरल ने मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने। अदालत ने दरख्वास्त में उठाए गए एतराजात से इत्तफाक न किया। अदालत ने जजेस के बेंचेस से अलग होने या बेंचेस के हवाले से रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर नो तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? चीफ जस्टिस ने जस्टिस फायज अज खुद मामले पर फैसले पर कहा है, एक तो जस्टिस फायज ईसा ने फैसला नहीं दिया, ख्वाहिश दायर की थी। दूसरा, जब एक जज बेंच से अलग हो गया तो फैसला सुनाना बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने कहा, हुकूमत ने तो बाइकाट कर रखा है। फारूक एच नाइक का कहना था, सियासी जमातों को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाइकाट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आप बाइकाट करके दलाइल देने आ गए। इलेक्शन इल्तवा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। सेक्रेटरी दिफा के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए, रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेक्रेटरी खजाना से कहा, सिर्फ 20 अरब रुपए के तो अखराजात हैं। वज़ीर खजाना कहते हैं 500 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को OST बना दिया गया है। इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत होने वाले इजलास में काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने सदर मुमलिकत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फौरी दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी काबीना का एक और हंगामी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुल्की सियासी मामलात पर ज़ेर बहस आएंगे। एक सियासी ग्रुप के बुनियादी हकूक़ पूरी कौम के बुनियादी हकूक़ नहीं हो सकते। जब बेंच पर हर जानिब से एतराज़ात आ रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर की अदालत में दलाइल। कहा, कौमी मुफाद से कोई पीछे नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट अदालत है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इंतखाबात का मामला अदालत को इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। माली हालात में भी यही बेहतर है कि इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल ना करते तो शफाफियत आती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपने इंतजामी मामलात पर आपको जवाब दे नहीं हूँ। इरफान कादर ने कहा, आप मुझे नहीं कौम को जवाब दे हैं। आप इस वक्त अवामी चीफ जस्टिस हैं। सोशल मीडिया पर आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच से मुतालिक सोशल मीडिया पर बातें आई, क्या वो सच थी या नहीं? आपने कह दिया है कि फुल कोर्ट बनाने का सवाल पैदा नहीं होता। मुतसबाना होने की बातें बड़े स्केल पर हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर का चीफ जस्टिस से मुकालमा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ अल्लाह से खैर मांगते हैं, हम सोशल मीडिया नहीं देखते। परसों जस्टिस फायज ईसा से मुलाकात हुई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। मुलाकात में फुल कोर्ट पर बात हुई। मुलाकात में ये समझा कि शायद जस्टिस फायज ईसा अपने फैसले के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा न बन सके। जल्द फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। वकील इरफान कादर ने कहा, एक सियासी ग्रुप के बुनियादी हुकूक पूरी कौम के बुनियादी हुकूक नहीं हो सकते। जब बेंच पर हर तरफ से एतराज आ रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? कौमी मफाद से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इंतखाबात का मामला बेंच हल करे, बेहतर होगा या इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई वजूहात बताएं क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर आपको जवाबदा हूँ। इरफान कादर का कहना था, आप मुझे नहीं लेकिन कौम को जवाबदेह जरूर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल आर्डर पर जवाबदेह हूँ लेकिन इंतजामी आर्डर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इलेक्शन ताखिर किए। हंगामा के समाअत का अख्तिताम हो गया। 9 रुकनी बेंच में
इख्तलाफात का पहलू नुमाया रहा, कब क्या होता रहा, रिपोर्ट करेंगे जहाज़ेब अब्बास से। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ताखिर केस की 6 समातें मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 जजों की राय पर रसूख नोटिस लिया तो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जो कम होते होते 3 रुकनी बेंच रह गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने भी हुकूमत डटी रही और आखिर तक फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा करती रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठाया और अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत ने जवाब में तीनों बड़ी सियासी जमातों को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस बोले या 3 रुकनी बेंच पर एतमाद करें या फिर अपने मौकफ पर कायम रहें। केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर के दलाइल तवज्जो का मरकज बने रहे। एडवोकेट इरफान कादिर ने जस्टिस इजाजुल हसन की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठाया। हुकूमत और सियासी जमातों के बेंच की तश्कील पर एतराज़ात किए गए तो चीफ जस्टिस ने भी शिकवा करते हुए कहा, अदालती मामलत दुरुस्त अंदाज में नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल का मरकज ये रहा कि अक्सरियती फैसला 4 जजेस का है। जहाज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। फुल कोर्ट बनाएं फिर फैसला मानेंगे, हुकूमत का दो टोक ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 3 मखसूस जजिस का फैसला करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठा दें तो फैसला काबिल कबूल होगा। जज पर करप्शन केसेस हैं, उससे साथ बिठा कर क्या पैगाम देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का मूड जारहाना, कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, बायकॉट का नहीं। इमरान खान के दौर में झूठे केसेस पर जेलें काटी, बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू होकर ऐवान में आए। दोहरा मयार पाकिस्तान को ले डूबेगा। इसके साथ फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। मेरे बारे में या दूसरों के बारे में तो आपने फरमा दिया कि ये आज असम्बलियों में तकरीरें करते हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं। ये अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम है कि मैं मेरिट पे रहा हूँ कि आज जनाब स्पीकर आपके सामने पेश हूँ और इस ऐवान के सामने मौजूद हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। ये दोहरा म्यार पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबको खबरदार कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है या टाइगर फोर्स बनना चाहता है। 9 जजेस का बेंच चलते चलते 3 रुकनी रह गया है। साथ ही जजेस चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन डिले करवाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फिक्र नहीं है खान साहब का। हम समझते हैं कि हम खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं। ये कभी ऐसा हुआ है कि 9 मेंबर बेंच को एहतजाज करके उठते उठते अब 3 जस्टिसेस रह चुके हैं। आपका अपना कोर्ट इस तरीके से आपके अपने जजेस आपके किरदार के खिलाफ, इस बेंच के खिलाफ अदम एतमाद का इज़हार करके उठ जाते हैं। और इतना अहम सवाल आपके सामने है कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। उस लार्जर बेंच पे तमाम जजेस बैठे। आज भी वक्त है, अब भी टाइम है कि सब होश के नाखून लें। ये हम सब का पाकिस्तान है। हसास और अहम तरीन मामले पर उजलत में सुनाया गया फैसला नहीं मानेंगे। वज़ीर कानून ने अदालती फैसले से पहले हुकूमती फैसला सुना दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जल्दबाजी में सुनाए गए फैसले को तारीख के सियाह सफ़हात पर लिखा जाएगा। मुतनाज़ फैसले को कोई नहीं मानेगा। आप 2 जज साहिबान के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अलावा एक पूरी अदालत बिठाएं और ये इस अहम कौमी मामले पे और जो कि एक आइनी रुख भी रखता है उसके ऊपर जजमेंट दे। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक बार फिर 3 रुकनी बेंच ने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए नजर आए कि वो इम्पार्शल हैं, नजर आए कि वो कानून और आइन के आइन मुताबिक हैं। ये जरूरी है कि उनमें शफाफियत लाई जाए। ये जरूरी है कि वो पूरे कोर्ट की इज्तिमाई सोच की अक्कासी करती हो जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जब 4-3 से एक फैसला आ चुका है, ये प्रोसीडिंग्स एक 3 रुकनी बेंच के सामने काबिले समात नहीं है तो ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाए। हमें ये भी
देखना है कि इस मुक्कर तरीन अदारे ने कब कब आइन और कानून की पामाली के लिए अपना किरदार अदा किया। कब कब जब ये मुल्क की तकदीर लिख सकते थे, इन्होंने अपने कलम के साथ स्याह तहरीर की स्याह हिस्ट्री लिखी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, आज हम अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। हम में से हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। हम ऐसे दौराहे पर हैं जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्देमल देते हुए कहा है कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्देमल दिया है। उनका कहना है कि तुम भी करप्ट हो और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट हैं। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नया नेटवर्क है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, आज कौम को फैसला करना होगा, वो इज्तिमाई शऊर का साथ देंगे या तकब्बुर और हरधर्मी से किए गए फैसलों का साथ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, कौम इंसाफ करने वालों का साथ देगा या फिर इंसाफ के नाम पर अपनी हरधर्मी पर कायम रहने वालों का साथ देंगे। फितने के आगे झुकेंगे या खैर के लिए उठ खड़े होंगे। इदारों का एहतराम करेंगे या अपनी अना की तस्कीन के लिए इदारों को तोड़ने वालों का साथ देंगे। कौम जमहूरी रवैयों को अपनाएंगे या अदम बर्दाश्त के कल्चर को अपनाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लगे इल्ज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, चीफ जस्टिस साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं। इजलास बुलाकर तयन किया जाए कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जज को इल्ज़ामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ऑडियो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर ने रेफरेंसेस दायर कर रखे हैं। पंजाब और केपी के इंतखाबात इल्तवा का शिकार सबको है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे या नहीं, अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ फरहाद खोखर। में इंतखाबात इल्तवा का शिकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है सबको इंतज़ार। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो इंतखाबात के बाद कब होना था, तो वो तो 2018 में इंतखाबात हुए और उसके बाद ही तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई का ताल्लुक जो है वो आपकी माशी टीम के साथ होता है और आपकी माशी हालात के साथ होता है। अगर माशी टीम आपकी कॉम्पिटेंट होगी और वो मेहनती होगी तो फिर ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छी इकॉनमी मैनेज होगी, तो फिर ज़ाहिर है महंगाई जो है वो कम भी होगी और माशी हालात बेहतर भी होंगे। इसे हालात में इंतखाबात करना और भी महंगाई लाएगा। ऐसा नहीं समझे कि इंतखाबात हो जाएंगे तो मुल्क में आज़ादी आ जाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त इंतखाबात में और भी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क माशी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इस वक्त जो माशी बहरान है, सियासी बहरान है, दस्तूरी बहरान है, इसका हल ये है कि तमाम मुत्तफिक हो जाएं और एक ही वक्त में पूरे मुल्क का इंतखाब कराया जाए। इंतखाबात महंगाई का हल डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को कम करने में और स्लो डाउन करने में ज़रूर अपना रोल प्ले करेगी। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर पहले इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि 90 रोज़ में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। कैमरामैन जावेद असलम के साथ फरहाद खोखर, न्यू न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस, शिबली फराज, मुराद सईद, फारूक हबीब और हसन नियाजी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। पीटीआई हुकूमत में अस्पतालों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस में महकमा एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वजीर सेहत यास्मिन राशिद को तलब कर लिया।
عمران خان اور بشرا بیوی کی نیب نوٹسز کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، نیب کو نوٹس جاری۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے نیب کے نوٹس عدالت میں پیش کیے۔ چیف جسٹس نے نیب پراسیکیوٹر سے کہا کہ آپ کے نوٹسز میں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس پیشی پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کا کیس، اسد عمر، زلفی بخاری، عمر ایوب، حماد اظہر، عامر کیانی، علی نواز، خرم نواز اور شہزاد وسیم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش۔ شبلی فراز، مراد سعید، فاروق حبیب اور حسان نیازی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ ATC جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی حد تک آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک انسداد دہشت گردی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عدالت نے PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 17 اپریل تک توسیع کر دی۔ PTI حکومت میں اسپتالوں میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ، محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کو طلب کر لیا۔ یاسمین راشد سمیت دیگر کو 4 اپریل کو پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ منفرد عوامی انداز اور سیاسی تدبر کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں وہ آج بھی جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے کامران سہیل۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کی اعلیٰ تعلیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں وکالت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ اپنی صلاحیت اور سیاسی تدبر کا لوہا منوایا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر 2 ٹوک موقف اپنانا قومی و بین الاقوامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو 1970 میں انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ جوہری پروگرام، متفقہ آئین، پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد سمیت دیگر اہم کامیابیاں ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آئی۔ بھٹو صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک نشست میں وہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ بھٹو صاحب نے ایک ایسا پاکستان کا کنٹرول سنبھالا جو کہ 71 کی جنگ کے بعد بڑا ڈی مورلائز تھا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا اور انہیں قتل کے مقدمے میں ملوث کر کے سزائے موت دلوائی۔ وہ شخص جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، وہ شخص، اس کا خاندان، اس کے سیاسی رفقا، اس کے سیاسی جانشین آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس کے اوپر انصاف ہونے کی ضرورت ہے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی۔ پاکستان اور 1973 کا آئین، شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کے یوم شہادت پر پیغام۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے، ہم پاکستان کی سلامتی اور آئین کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس گزشتہ 10 سال سے سماعت کا منتظر ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی۔ انہوں نے کہا، شہید بھٹو آج کروڑوں انسانوں کی روح اور دلوں میں زندہ ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تاریخ کے کوڑے دان میں سڑ چکے ہیں۔ پاکستان ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان نے حکومت کو 2 سال کی مدت کے دوران $24 بلین تک کا قرض دینے کی پیشکش کی ہے۔ کیا واقعی ان کی یہ پیشکش پر عمل ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو حکومت پاکستان ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کی پیشکش کے بجائے IMF کی شرائط کیوں مان رہی ہے؟ اس پیشکش کا طریقہ کار کیا ہے اور اس پر معاشی ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ جانیے اس رپورٹ میں۔ ملک بوستان کی حکومت کو 2 سال میں $25 بلین تک قرض کی پیشکش کہ ایکسچینج کمپنیاں حکومت کو IMF سے زیادہ قرض دے سکتی ہیں۔ ملک بوستان اس رقم کا بندوبست کیسے کریں گے؟ غیر ملکی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ملک بوستان نے بتایا کہ سویپ ارینجمنٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت اوورسیز پاکستانیوں سے موجودہ ریٹ پر ڈالر خریدے جائیں گے اور 2 سال بعد انہیں ڈالر کے ریٹ میں فرق ادا کر کے واپس کر دیے جائیں گے۔ اس منصوبے پر کیسے عمل ہوگا اور رقم کا واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ملک بوستان کا کہنا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں جن کے پاس بینک میں ڈالرز پڑے ہیں انہیں 2 طرح کی پیشکش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیں یہ ڈالر بیچ دیں یا پھر 2 سال کے لیے ادھار دے دیں۔ 2 سال بعد انہیں ڈالر اور اس کی قیمت میں آنے والا فرق بھی ادا کر دیا جائے اور یہ معاملات بلا سود ہوں گے۔ اس حوالے سے باقاعدہ حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں اور بینک اس کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ رقم ایک بینک اکاؤنٹ میں بھیجی جاتی ہیں جس کے بعد متعلقہ بینک یہ رقم اسٹیٹ بینک میں منتقل کرتا ہے۔ ملک بوستان کے مطابق ان کی سمندر پار پاکستانی شہریوں سے بات ہوئی ہے۔
सब पैसा देने के लिए तैयार, $1 अरब माहाना देंगे, जिससे 2 साल में $24 अरब हो जाएंगे। हम 400 मिलियन पहले से दे रहे हैं। मलिक बोस्तान की पेशकश पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं? माहिर मौशियात जफर पराचा के ख्याल में मलिक बोस्तान का पेश करदा मंसूबा इतना आसान नहीं। अगर ये इतना आसान है तो हर एक्सचेंज कंपनी बजाते खुद IMF है। मुआशी माहिर और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुलहरी भी मलिक बोस्तान की हुकूमत को की गई पेशकश को नाकाबिले अमल करार दिया। आबिद सुलहरी के मुताबिक मलिक बोस्तान कहते हैं कि इस मंसूबे के तहत $15,000 से कम रकम भेजने वाले की शिनाख्त का ना पूछा जाए। ऐसा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। हम पहले ही ग्रे लिस्ट से निकले हैं, ऐसा इकदाम हमें फिर वहीं ले जाएगा। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा गुजरने के बावजूद कोयटा में हुकूमत की जानिब से सस्ते बाजार लोगों को रिलीफ की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तफसीलात कोयटा से अजीज मरी की रिपोर्ट में। ये सस्ता बाजार कोयटा के दिल यानी बाचा खान चौक पर कायम है। 11 रोजे गुजरने के बावजूद सस्ते बाजार के अक्सर स्टॉल खाली पड़े हैं। शहरियों ने उसे सस्ते बाजार के नाम पर एक धोखा करार दिया। ये मार्केट जो है इस वजह से ये लगाया, ये गरीब लोगों के साथ जो है धोखा दे रहे हैं। हुकूमत आवाम का ख्याल नहीं रखता है। शहरियों का कहना था सस्ते बाजार में बुनियादी अशिया सरफ सरे से हैं ही नहीं, जबकि सस्ते बाजार में मुर्गी का जो गोश्त रखा गया है वो आम मार्केट से महंगा है। सस्ता बाजार का मतलब ये होता है कि आवाम को रिलीफ देना। तो मुर्गी बाजार में आज चल रही है 440 रुपए, यहाँ सामने 500 रुपए का रेट लगा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि वो लोगों को रिलीफ की फराहमी के लिए अमली इकदाम करे, क्योंकि वो महंगाई की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। कैमरामैन जफर अली के साथ अजीज मरी, नियो, कोयटा। CCPO लाहौर क्राइम मीटिंग के इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन पर बरस पड़े सुहेल अख्तर सुखैरा ने CCPO के साथ मजीद काम करने से इनकार कर दिया है। बिलाल सिद्दीक मियाना ने इजलास के दौरान नारवा रवैया रखा। सुहेल सुखैरा पर तल्ख जुमले कसते रहे। CCPO ने नए DIG इन्वेस्टिगेशन के लिए कामरान आदिल का नाम फाइनल कर दिया। CCPO के रवैये से तंग DIG इन्वेस्टिगेशन ने रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। कराची में CTD और हसास इदारे की तैमूरिया नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पेशावर से लाई जाने वाली असलहे की खेप पकड़ी गई। पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों और छापों के दौरान 3 जख्मी समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। तफसीलात नसीम आदिल के रिपोर्ट में। कराची पुलिस ने आवाम के लिए दर्द सर बनने वाले 3 डाकू उड़ा दिए। मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त अहमद, सईद और सादिक के नामों से हो गई। 3 डाकू कोरंगी नंबर 3 में वाक़े एक इमारत में घुसकर फैमिली को यगमाल बना लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तीनों डाकुओं को मुकाबले में मार दिया। मंगोपीर इज्तिमा गाह के करीब AVCC का डाकुओं से सामना हो गया। मुबैना मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। जेल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त हारून के नाम से हो गई। तैमूर शकील, नियो न्यूज, कराची। घोटकी में डहरकी के करीब कौमी शाहराह पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। मुकाबला कट्टा मेरानी के मुकाम पर हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान डकैती, राहजनी और कत्ल की वारदात में मतलूब थे। रावलपिंडी में गैर कानूनी गुर्दों की पैबंदकारी का एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया है। सरगोदा में भी इससे कबल 2 बड़े ऐसे ही घिनौने नेटवर्क पकड़े गए थे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स अथॉरिटी ने अस्पताल रावलपिंडी और एशिया जनरल अस्पताल रावलपिंडी पर पैबंदकारी की पाबंदी आयद करके एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। खुफिया इतला पर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के अफसरान ने दोनों अस्पतालों में छापा मारा। दोनों अस्पताल गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस पाए गए। पंजाब पुलिस का ख्वाजा सरा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तशद्दुद का शिकार मुआशरती तफरीक के मलबे तले दबे फरामोश किरदारों को उम्मीद बन चुका है। बेघर और सिग्नल्स पर खड़े बच्चों की बहाली के लिए पुलिस की मुआवनत करने वाली मासूमा से मिलवा रहे हैं शाहिद रिजवी।
ट्रांसजेंडर, तशद्दुद ज़दा औरतें, घर से भागे हुए बच्चे, ज़हनी माजूर और हर वो इंसान जिसके हकूक़ उसे नहीं मिल रहे और वो यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट या अपने मसले मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकता है। लोगों ने पढ़ाई की डिग्री तो ले ली, इंसानियत की डिग्री नहीं ली। पंजाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में सतून का किरदार ख्वाजा सरा मासूमा का करार दिया जाए तो गलत ना होगा। सिग्नल्स और मार्केटों से तहवील में लिए गए बच्चों का विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मासूमा से बेतकल्लुफ़ी इसकी वाज़ेह दलील है। हमारी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक वो वाहिद कम्युनिटी है जिनको उनके हकूक़ नहीं मिलते, ठीक है। उनको उनकी काबिलियत से नहीं, सिर्फ उनकी शनाख्त से उनको दुत्कारा जाता है कि ये ख्वाजा सरा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मासूमा की तैनाती पंजाब पुलिस का हालिया इक़दाम है, जिसके मुस्बत नताइज पुलिस को मिलना शुरू हो गए हैं। ट्रांसजेंडर के साथ मेरी तमाम सर्विस में फर्स्ट टाइम वर्किंग है और मुझे बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हैं। इनमें अगर खुदा की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी आई है तो उसके अगेंस्ट इनको उनकी जो दूसरी एबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है। हुक्काम का कहना है पंजाब भर में बनाए गए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स में ख़वातीन ऑफिसर्स के साथ साथ ख्वाजा सराओं की तैनाती को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि जिनसी तफरीक की बिना पर तशद्दुद और गैर मुसावी रवैये की हौसला शिकनी की जाए। कैमरामैन अहमद के साथ शाहिद रिजवी, नियो न्यूज़, लाहौर। खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने दौरे पाकिस्तान के लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दौरे पाकिस्तान पर कौमी टीम के साबिक हेड कोच तकलैन मुश्ताक कीवी टीम के बतौर असिस्टेंट कोच फराइज सर अंजाम देंगे। टॉम लेथम कीवी टीम की क़यादत करेंगे। टीम में टॉम ब्लंडल, जेन बोयज, मैट हेनरी और बेन लेस्टर शामिल हैं। दीगर खिलाड़ियों में एडम मिलने, डायरल मिचेल, जेमी नेशम और हेनरी निकोलस में स्क्वाड का हिस्सा है। न्यूजीलैंड की टीम 11 अप्रैल को दौरे पाकिस्तान के लिए लाहौर पहुंचेगी। सऊदी अरब में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया, जिसको देखने के लिए नामवर क्रिकेटर्स समेत दीगर अफराद ने शिरकत की है। पर्दे जुर्म आयद करने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत में पेशी के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए। वो अदालत में फर्दे जुर्म का सामना करेंगे। ट्रंप को अदाकारा स्टोरी डैनियल को रकम की अदायगी पर मुजरिमाना इल्जामात का सामना है। ट्रंप के हामियों के मुमकिन मुजाहरों पर अदालत के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप के हामियों को मुमकिन मुजाहरे पर अदालत के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क से आज वो दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। आज अदालत में पेश होंगे, फर्द जुर्म का सामना करेंगे मैनहट्टन की अदालत में। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफ़ानी बगोले अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। अब तक 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। गवर्नर्स ने तमाम रियासतों को आफत ज़दा करार दे दिया है। अमरीका की जनूबी और मगरबी रियासत में तूफ़ान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 32 हो चुकी है, जबकि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। टेनेसी, इंडियाना, अलाबामा, मिसिसिपी और डेलावियर में तूफ़ान से ज़्यादा हलाकतें हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा रियासतों में रवां हफ्ते मज़ीद तूफ़ानी बगोले आने का इम्कान है। जापान के नारा पार्क में चेरी ब्लॉसम के दरख्तों का खूबसूरत मंजर, दरख्तों के नीचे खूबसूरत हिरनों का राज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।